उसको। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो अपने सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे आपके डब्ल्यूओ के अंदर भी है, एओ के अंदर फर्स्ट ग्रेड हर एग्जाम में आते हैं ना, तो उसके अंदर अपने एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी दो पोर्शन अपने पढ़ेंगे। निमेटोलॉजी भी क्वेश्चन आते हैं और एंटोमोलॉजी के भी आते हैं, है ना। मेरे इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो माई सेल्फ कुलदीप सुतार, मैंने पीएचडी किया एंटोमोलॉजी से और अभी 6-7 साल से टीचिंग करवा रहे हैं साथ में, और साथ में 2 टाइम नेट क्वालिफाई किया। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ में अपने पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी की जैसे क्यों पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं कि अपने लिए जरूरी क्यों है। तो अपने जिस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे आप एओ की करो, चाहे डब्ल्यूओ की करो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो वो कितना वेटेज रहता है अपना एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी की अगर बात करें, निमेटोलॉजी का तो जनरली 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। एंटोमोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंटोमोलॉजी का डब्ल्यू है जैसे या एओ है, तो इनके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन एंटोमोलॉजी के आते हैं। इसी के साथ में 5-7 क्वेश्चन किसके आते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के भी आते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी तो आप अलग पढ़ेंगे, लेकिन निमेटोलॉजी और एंटोमोलॉजी का पोर्शन है वो अपने कवर करेंगे। चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो उसके अंदर भी आते हैं 5-7 क्वेश्चन, और इसी प्रकार डब्ल्यूओ का तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसी प्रकार एओ का है तो उसमें भी अपने 5-7-10 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। वो कभी वेरी कर जाता है, कभी प्लांट पैथोलॉजी की ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी एंटोमोलॉजी की ज्यादा पूछ लेते हैं, है ना। लेकिन इतना अपने वेटेज लगभग रहता है उसके अंदर। और ऐसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो उसके अंदर भी आते हैं। आप लोग सभी एओ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब एमएससी कर रखी है आपकी एमएससी आपकी भी होगी, डब्ल्यूओ के लिए कर रहे हो। हाँ ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपने डब्ल्यूओ के अंदर। कुछ एक पोर्शन है वो अपने कम है, मतलब जो एओ में है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना। लेकिन वैसे अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसके अंदर क्वेश्चंस देखोगे तो सिलेबस के पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अपना जो पूरा सिलेबस है उसमें बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक है, बार बार वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे डब्ल्यू के अंदर एक सिंपल लाइन दे रखी है सिलेबस के अंदर, इंपोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप एंड दियर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम जो पढ़ते हो आप, बस इतना ही। तो उसमें क्या आ गया, क्रॉप के इंपोर्टेंट इंसेक्ट आ गए और उसके साथ में क्या आ गया, इसका मैनेजमेंट आ गया, बस वो डब्ल्यू का पोर्शन है। उसके अलावा डब्ल्यू में कुछ भी नहीं है। फिर अगर इधर एओ की बात करें या अपने फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो इधर पूरा सिलेबस दे रखा है एंटोमोलॉजी का। अब वो सिलेबस पूरा दे रखा है, लेकिन आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसमें क्वेश्चन वही मिलेंगे डब्ल्यूओ वाले, मतलब उसी पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वही इंसेक्ट पेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। बस ज्यादा एडिशनल है जो एओ और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो है बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आप हनी भी पढ़ते हैं, सिल्क वर्म पढ़ते हैं और लेक इंसेक्ट पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एडिशनल है एओ और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। बाकी आप देखोगे तो सिलेबस हो सकता है आपको देखने में लगे कि एओ का या फर्स्ट ग्रेड का बहुत बड़ा सिलेबस है, कि उसमें तो सब कुछ ही दे रखा है। लेकिन एक्चुअल में अपने पोर्शन में से देखोगे तो सब कुछ में से क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो जैसे दे रखा है इंसेक्ट इकोलॉजी दे रखा है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी दे रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, है ना। जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो क्रॉप के इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन, मतलब उनके ऑर्डर कौन से है, फैमिली कौन सी, उनका साइंटिफिक नेम कौन सा है, कौन सी स्टेज डैमेज करती है, कौन सा इंसेक्ट कौन सी क्रॉप में डैमेज करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनके मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर इंसेक्ट को मैनेजमेंट करने कोई पर्टिकुलर टेक्निक है उसके क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ में फिर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के आते हैं, जिसके अंदर आप हनी भी पढ़ते हैं, है ना, या अपने लेक इंसेक्ट पढ़ते हैं और सिल्क वर्म यानी अपने सेरिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डब्ल्यू के है। एओ के अंदर आप देखोगे तो एओ के अंदर टोटल क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से मिलते हैं, कौन सा, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड दियर मैनेजमेंट। वहीं से पूरा का पूरा पेपर, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको वहीं एक ही उसी पोर्शन से मिलेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट सा सिलेबस है, अगर लेकिन पढ़ के देखोगे तो लगेगा लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन लंबे चौड़े सिलेबस में से आएगा नहीं। तो क्या सर अपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जहां से अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है कभी एग्जाम के अंदर, भी सिलेबस तो ये रहता है, कभी चेंज नहीं हुआ। एओ का सिलेबस है ना, वो लगभग शुरू से लेके अभी तक लगभग सेम ही रहा है ना। तो उसमें सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पेपर देखोगे ना, तो पेपर बहुत ही सिलेक्टिव सिलेबस में से आ रहा है, पूरे सिलेबस में से नहीं आ रहा, है ना। तो वो चीजें अपने क्या करेंगे, सरफेसली पढ़ेंगे, लेकिन जिन चीजों से बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको अपने क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। कुल मिला के कहना क्या है कि अपने अगर सिलेबस पढ़ लेंगे पूरा, जब अपना यहाँ का इस कोर्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो आप पुराने पेपर उठा के देखोगे उसके क्वेश्चन भी आपको आपसे सोल्व होंगे, और जो आने वाला पेपर है उसके भी 99% अपने क्वेश्चन मान सकते हैं कि वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। होता तो 100% ही मान सकते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन कई बार क्या होता है अपने इस ऐसे टॉपिक से आ जाता है जो कि आप में क्लास में अगर मैं पढ़ा भी दूंगा
तो भी वो क्वेश्चन अपने वो आप कैच नहीं कर पाते। एक आधा क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो किसी को भी नहीं आई, है ना, तो वो एक्सेप्शन होता है, कभी कभी होता है। जैसे पुराने मैंने AOW इनके पेपर देखे हैं, तो उनके अंदर तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो कि अपनी क्लास में पढ़ेंगे और अपने से होगा नहीं। बहुत ही सिंपल सिंपल सा बेसिक पेपर आता है, तो अपने बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, है ना। डिटेल में उसमें जाएंगे जहां से अपने से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको वेटेज का बोला कि अपने 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, इनसे तीनों एग्जाम उठा के देखोगे, तीनों में यही रेशियो मिलेगा आपको। तो इसी के साथ में आज अपने बात करेंगे, सबसे पहला जो पोर्शन पढ़ेंगे वो एंटोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे, है ना। एंटोमोलॉजी जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। कि सिर्फ अपने एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे क्या, नहीं, एंटोमोलॉजी के साथ अपने निमेटोलॉजी भी बात करेंगे। निमेटोलॉजी का बिल्कुल छोटा सा 10 से क्लास का सिलेबस रहेगा अपना, उसी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वहां से कवर हो जाएंगे। मेन पोर्शन है वो अपने एंटोमोलॉजी का है। तो एंटोमोलॉजी आपने सभी ने BSc के अंदर पढ़ी होगी, MSc के अंदर भी पढ़ी होगी। MSc में तो नहीं, कौन से सब्जेक्ट से आपके MSc? हॉर्टिकल्चर से। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर वैसे ही क्रॉप या वेजिटेबल्स के इंसेक्ट पढ़े होंगे आपने, है ना। हाँ, आपकी भी हॉर्टिकल्चर से? अच्छा, आपकी BSc है ना, कहाँ से किया आपने BSc? हाँ, अच्छा, आपने? ग्वालियर से। आपने? हाँ, जयपुर से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपने MSc के अंदर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर पढ़ी है, तो उसके इंसेक्ट पेस्ट पढ़े होंगे। तो कुल मिला के अभी तक जैसे MSc की है, इन्होंने BSc की है, तो लगभग अपने ऑनलाइन वाले बच्चों ने ऐसे कोर्स कर रखे होंगे, तभी अपने इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग आपको बेसिक आइडिया है इंसेक्ट्स के बारे में कि व्हाट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है। अगर आपसे जैसे एंटोमोलॉजी है, तो एंटोमोलॉजी तो एक ग्रीक वर्ड है ना, सभी को पता है एंटोमोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। 2 वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन से? एंटोमोन और लोगोस। एंटोमोन मतलब इंसेक्ट, लोगोस मतलब स्टडी, यानी इंसेक्ट्स की जिसमें स्टडी करते हैं। लेकिन अपने क्या पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो सर एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी तो जूलॉजी की ब्रांच है, जिसमें इंसेक्ट्स के सभी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी होती है, उसमें कॉकरोच के बारे में भी स्टडी होती है। लेकिन अपने उन इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने एंटोमोलॉजी के आगे लगता है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में अपने उन इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एग्रीकल्चर के डिफरेंस में इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इंसेक्ट्स के बारे में कितना नॉलेज है, क्या जानते हैं? व्हाट इज इंसेक्ट? अगर आपसे पूछे व्हाट इज इंसेक्ट तो क्या आंसर देंगे? इंसेक्ट्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? बेसिक जो जितना नॉलेज हो, जरूरी नहीं है पूरा साइंटिफिक तरीके से बताओ, एक आइडिया होना चाहिए थोड़ा, कुछ भी इंसेक्ट्स के बारे में जो आपको लग रहा हो कि सर ऐसा नेचर के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, उसको हम देख के बोल सकते हैं कि इंसेक्ट है। क्या होगा ऐसा, कोई ऐसा एक कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि सर ये इंसेक्ट में होता है? इंसेक्ट्स की बॉडी होती है वो 3 सेगमेंट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वेरी गुड। और ये ठीक है कि इंसेक्ट्स की बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हाँ, इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं। क्या आप डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म है उसके विंग्स देख के बोल दोगे ये इंसेक्ट है? ये तो ठीक है, इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं, और इंसेक्ट ही आर्थ्रोपोडा फाइलम के ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें विंग्स होते हैं। बाकी आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर विंग्स नहीं होते, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, सिर्फ इंसेक्ट्स में होते हैं। आपके एक टॉपिक है AO और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इंसेक्ट डोमिनेंस, मतलब इंसेक्ट नेचर के अंदर डोमिनेट क्यों है, तो उसमें एक कैरेक्टर आता है कि इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स है इसलिए डोमिनेंट है। ये है, अपने कोर्स में आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो 2 कैरेक्टर बताया आपने, पहला हुआ कि इंसेक्ट्स की बॉडी 3 सेगमेंटेड होती है, दूसरा आपने बताया कि अपने इनके अंदर क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और कोई बताओ? और हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जो आप कैरेक्टर बता रहे हैं, ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सभी आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। सर सभी आर्थ्रोपोड्स का मतलब आर्थ्रोपोडा में ओनली इंसेक्ट ही थोड़ी आते हैं। जब कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया? क्लासिफिकेशन किसने दिया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को। तो कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसके बेस पे दिया? वो दिया ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी के बेस पे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे। और बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे जब इन्होंने दिया तो तब उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेगमेंटेड थी, जिनके अंदर सेगमेंटेड अपेंडेजेस थे या सेगमेंटेड ऑर्गन थे, उन सभी को कौन से फाइलम में रखा था? आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा था। उसमें इंसेक्ट्स भी आए थे, उसके अंदर स्पाइडर्स भी आई थी, उसमें माइट्स भी आई थी, स्कॉर्पियंस भी आए थे, क्रैब्स भी आए थे, प्रॉन्स भी आए थे, सेंटीपीड्स भी आए थे, मिलीपीड्स भी आए थे, पेरिपेटस भी आए थे। ये सभी ऑर्गेनिजम्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में थे, ठीक है। और उसमें से एक अपने इंसेक्ट्स भी है,
तो इंसेक्ट ये तो अपने को पता चला कि इंसेक्ट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी के अंदर 3 मेजर सेगमेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये तो ठीक है, यहां तक ठीक है। एक आपने बताया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो तो सब में ही होता है, सभी आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। विंग्स आपने बताया कि विंग्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट में ही होता है, ये बिल्कुल सही है, अदर आर्थ्रोपोड्स में विंग्स नहीं होते। और ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स उस बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल सही है। ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स का मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, ट्रेकिया से होता है। लेकिन ट्रेकिया से क्या ओनली इंसेक्ट्स के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है? नहीं, वो तो आर्थ्रोपोड्स के अदर ऑर्गेनिजम्स भी उनमें भी होता है। तो अपने को तो ऐसे कैरेक्टर देखने जो यूनिक हो, बिल्कुल इंसेक्ट्स में ही हो, जो एक कैरेक्टर बोलते ही बता दे कि ये कंफर्म क्या होगा, इंसेक्ट होगा। मान लो आपने कोई लाइव ऑर्गेनिज्म देखा, देखते ही तुरंत उसको बता दिया कि ये तो कंफर्म इंसेक्ट है, ऐसा कोई एक कैरेक्टर जो कि अदर कोई ऑर्गेनिज्म है ही नेचर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में होगा, कोई ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, और बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको। ऐसे नहीं है कि वो दिखेगा नहीं, बिल्कुल साफ दिखेगा। ऐसा क्या कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा? बिल्कुल 3 पेयर ऑफ लेग्स बोल अल्केश, बिल्कुल सही बात। 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स में अपने आप को दिखाई दे रहा है आपको, तो वो कंफर्म क्या है, इंसेक्ट है। क्योंकि नेचर के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स आपको कोई ऑर्गेनिज्म में मिलेगी ही नहीं, 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसीलिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं, इंसेक्टा क्लास में आते हैं। और इंसेक्टा क्लास को आप क्या बोलते हो, हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब लेग्स, यानी 6 लेग्स मतलब 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो इंसेक्ट का यूनिक की कैरेक्टर होता है, वो होता है 3 पेयर ऑफ लेग्स। नेचर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको दिख रहा है तो उसमें क्या होगी, 3 पेयर ऑफ लेग्स होगी। तो यहां पर मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, पहले आगे बढ़ने से पहले उनको अपने समझना है, क्या क्या वो वर्ड्स है समझना है एक बार, है ना, बाकी लिखने का काम बाद में करेंगे। तो समझने के हिसाब से जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पर इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट से पहले एक अपने इंसेक्ट की अगर बात करें, इंसेक्ट है, जैसे एक वर्ड मैंने लिखा इंसेक्ट। इंसेक्ट के अलावा एक वर्ड लिखा मैंने पेस्ट, एक वर्ड लिखा मैंने इंसेक्ट पेस्ट। क्या लिखा, इंसेक्ट पेस्ट। और इसी प्रकार से एक वर्ड लिखा मैंने पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। एक वर्ड लिखा मैंने इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है बता सकते हैं? जिसे सबसे पहला आपने बोला इंसेक्ट्स के बारे में, बिल्कुल आपने सही बोला। इंसेक्ट्स आर ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स व्हिच हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स इज नॉन एज इंसेक्ट। लेकिन इसमें से की कैरेक्टर निकल के क्या आया, की कैरेक्टर निकल के आया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो, 3 पेयर ऑफ लेग्स इन एडल्ट स्टेज। किस सर एडल्ट स्टेज क्यों बोल रहे हैं भाई? इंसेक्ट्स के अंदर अलग अलग स्टेज होती है, सभी को पता है आपको। इंसेक्ट्स में एग होते हैं, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, एडल्ट होता है, फिर यार एग होता है, नीम्फ होता है, फिर एडल्ट होता है। तो नीम्फ और लार्वा होती है, जो लार्वा होते हैं, लार्वा के अंदर हो सकता है नंबर ऑफ लेग्स वेरी करे, इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में 3 पेयर ऑफ लेग्स होगी। जैसे आपने लार्वा तो देखे होंगे, जैसे अपने चने लाते हैं घर पे सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए, चने के अंदर जो हेलिकोवर्प आता है, लार्वे आती है, ग्रीन कलर की लट आती है, जो वो ग्रीन कलर की लट या लार्वा होता है, उसमें आप नंबर ऑफ लेग्स देखोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगी, वो 5 to 7 पेयर हो सकती है उसके अंदर। तो क्या वो इंसेक्ट नहीं है? क्या है, लेकिन वो उसकी इमेच्योर स्टेज, अभी अडल्ट नहीं बना। अडल्ट बनेगा तो उसमें क्या होगी, 3 पेयर ऑफ लेग्स होगी। तो की कैरेक्टर आया 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी इंसेक्ट मतलब which are arthropods which have 3 pair of legs and body divided into 3 segments। ठीक है। अब इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट अपने लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और इंसेक्ट अपने लिए क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट तो क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, और इंसेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। दोनों तरीके से हो सकते हैं इंसेक्ट अपने लिए। अब बताओ बेनिफिशियल कैसे कैसे हो सकते हैं इंसेक्ट्स, किस किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं? कोई भी एग्जांपल जो आपको याद आ रहा हो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का। हनी बी हो गया, वेरी गुड, हनी बी हो गया, और हनी बी हो गया, सिल्कवर्म हो गया, चलो सिल्कवर्म, हाँ, लेक इंसेक्ट हो गया, वेरी गुड, लेक इंसेक्ट हो गया। और इसके अलावा कोई, इसके अलावा इंसेक्ट अपने लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? बी, हनी बी क्या करेगी, हनी प्रोडक्शन करेगी। क्या हनी प्रोडक्शन के लिए ही बेनिफिशियल है बी, या और भी कोई बेनिफिट होता है? पॉलिनेशन, बोलो पॉलिनेशन क्या हनी बी ही करती है ओनली? नहीं, और भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो अपने क्या बोल सकते हैं, अपने बोल सकते हैं पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं। और किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं इंसेक्ट?
पोलिनेटर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और वेरी गुड। अल्केश बोल रहा है प्रीडेटर्स हो सकते हैं, वेरी गुड। प्रीडेटर्स हो सकते हैं मतलब हो गया कि इंसेक्ट्स फील्ड के अंदर आप जाते हैं, फील्ड में इंसेक्ट्स को देखते हैं, क्या सभी इंसेक्ट क्रॉप को फीड कर रहे हैं क्या? नहीं, फील्ड के अंदर ऐसे भी इंसेक्ट्स है जो उन इंसेक्ट्स को फीड कर रहे हैं जो क्रॉप को फीड कर रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या हुए? बेनिफिशियल हुए ना। जिससे फॉर एग्जांपल एक नाम सुना आपने, लेडी बर्ड बीटल, नाम सुना है, देखा भी होगा। वो लेडी बर्ड बीटल क्या करता है? वो एफिड को फीड करता है, और एफिड क्या करता है? अपनी क्रॉप को फीड करता है। तो वो लेडी बर्ड बीटल जो इंसेक्ट अपने लिए क्या है? बेनिफिशियल, लेकिन किसके फॉर्म में? प्रीडेटर के फॉर्म में। प्रीडेटर्स हो सकते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? और इंसेक्ट्स अपने लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं पैरास्टोइड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पैरास्टोइड्स के फॉर्म में। कि सर ये पैरास्टोइड्स क्या है? पैरास्टोइड्स मतलब ऐसे इंसेक्ट जो अदर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अपनी एग्लिंग करके उनको किल कर देते हैं, उनको पैरास्टोइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा ट्राइकोग्रामा, नाम सुना है कभी? यूजी के अंदर, पीजी के अंदर कभी नाम सुना होगा ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोड्रमा सुना है? ट्राइकोड्रमा क्या है? बेनिफिशियल फंगस। और ट्राइकोग्रामा क्या है? बेनिफिशियल इंसेक्ट। वो क्या है? वो भी पैरास्टोइड है। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी एक बार बेसिक चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए कि इंसेक्ट्स अपने लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर और इंसेक्ट्स की देखें तो ये क्या हो सकते हैं? वीड किलर्स हो सकते हैं वीड किलर्स। जैसे आप नाम सुनते हो जाइकोग्रामा बाइकलराटा, पढ़ा है सभी ने? क्या है जाइकोग्रामा बाइकलराटा? क्या है? गाजर घास का साइंटिफिक नेम नहीं है। गाजर घास का साइंटिफिक नेम तो पार्थेनियम है। हाँ, जाइकोग्रामा बाइकलराटा क्या है? जाइकोग्रामा बाइकलराटा एक इंसेक्ट है जो क्या करता है? पार्थेनियम यानी गाजर घास को फीड करता है। गाजर घास अपने लिए क्या है? वीड। और वो वीड को फीड करेगा तो अपने लिए इंसेक्ट क्या हुआ? बेनिफिशियल। तो जाइकोग्रामा बाइकलराटा एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है? गाजर घास को फीड करता है, तो वो भी अपने लिए बेनिफिशियल। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं जो क्या करते हैं? वीड्स को फीड करते हैं, तो अपने लिए बेनिफिशियल है। तो इंसेक्ट्स ऐसे इस फॉर्म में अपने लिए क्या हो सकते हैं? बेनिफिशियल हो सकते हैं। भाई एक फॉर्म तो क्या होगी? एक फॉर्म तो ये होगी कि अपने को कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्क है, लेक है, हनी है ना। और इसके साथ में पोलिनेटर्स हो सकते हैं, पोलिनेशन करके अपनी हेल्प करते हैं। दूसरा, ये प्रीडेटर्स हो सकते हैं, अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स को फीड करके अपने को बेनिफिट देते हो। पैरास्टोइड्स हो सकते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एग्लिंग करके उनको किल करते हो। और ये वीड किलर्स भी हो सकते हैं, वीड को फीड करके भी अपने को बेनिफिट दे सकते हैं। ये सभी के सभी क्या हुए? बेनिफिशियल इंसेक्ट हुए। मतलब यहां से अपने को पता चला कि इंसेक्ट्स बेनिफिशियल किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। कि सर इंसेक्ट तो हार्मफुल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हार्मफुल इंसेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हार्मफुल हो सकते हैं? जैसे अपने बेनिफिशियल पढ़ा, इसी प्रकार से हार्मफुल भी बताओ, देखे कैसे कैसे हार्मफुल हो सकते हैं। हाँ, क्रॉप की यील्ड कम करते हैं, यानी क्रॉप में डैमेज करते हैं। डैमेज टू क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट। अभी क्रॉप प्लांट को कैसे डैमेज करते हैं? क्रॉप प्लांट को डैमेज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। दे मे बी लीफ फीडर्स, लीफ फीडर मतलब लीफ को फीड करने वाले होंगे। दे मे बी स्टेम बोरर, स्टेम को बोर करने वाले होंगे। दे मे बी फ्रूट बोरर, फ्रूट को बोर करने वाले होंगे। दे मे बी रूट फीडर, रूट को फीड करने वाले भी होंगे। या दे मे बी सेप्स कर, यानी सेप्स करके भी क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो। तो इंसेक्ट्स एक प्लांट को कैसे कैसे डैमेज करता है? वो लीफ फीड कर सकता है, वो अपने रूट फीड कर सकता है, वो स्टेम में बोर कर सकता है, वो लीफ में, ये अपने फ्रूट में बोर कर सकता है, और किसी प्लांट में पोड है तो वो पोड में बोर कर सकता है। मतलब ये डायरेक्ट डैमेज टू क्रॉप प्लांट तो हो रहा है, डायरेक्ट डैमेज तो करेगा ही करेगा। और कैसे डैमेज कर सकता है? और अपने लिए इंसेक्ट कैसे हार्मफुल हो सकते हैं? ये क्रॉप प्लांट को तो अटैक कर रहा है, ठीक है, हार्मफुल है। और किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं अपने लिए इंसेक्ट? कोई भी एग्जांपल आपको लग रहा हो कि इंसेक्ट इस प्रकार से? वेरी गुड, अल्केश बता रहा है वेक्टर के फॉर्म में आ सकते हैं। वेक्टर बोले तो वेक्टर के फॉर्म में इंसेक्ट्स अपने लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। भाई इंसेक्ट खुद तो डैमेज कर ही रहे हैं क्रॉप के अंदर, खुद तो अटैक कर ही रहे हैं, खुद तो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, और उससे यील्ड लॉस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं? साथ में वो उस क्रॉप के अंदर अगर कोई डिजीज है जो वायरस से हो रही है, उस डिजीज को क्या करते हैं? उस डिजीज को एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट करने का भी काम कर रहे हैं। वो भी तो लॉस हो रहा है, वो भी तो डैमेज हो रहा है। तो इंसेक्ट्स अपने लिए डायरेक्ट डैमेज भी कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में भी अपने लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे आप वायरल डिजीज होती है जिसमें आप पढ़ते हो कि इसमें कुछ व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होती है, कुछ एफिड से होती है, कुछ लीफ होपर से होती है, कुछ माइट से होती है। माइट तो वैसे इंसेक्ट नहीं, आगे पढ़ेंगे माइट के बारे में।
लेकिन ये क्या हो सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में अपने लिए क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट हार्मफुल हो सकते हैं। तो यहां से दो चीजें अपने को पता चली। पहला तो व्हाट इज इंसेक्ट, बेसिक अपने को पता चला कि इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स व्हिच हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। ये अपने को बेसिक पता चला इंसेक्ट्स के बारे में। फिर अपने को ये भी पता चला कि इंसेक्ट्स में भी हार्मफुल और इंसेक्ट में भी बेनिफिशियल। हाउ दे आर बेनिफिशियल और हाउ दे आर हार्मफुल, ये अपने को पता चला। बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं, बेनिफिशियल यानी वो अपने लिए इकोनॉमिक प्रोडक्ट दे सकते हैं अपने को, यानी इकोनॉमिक इंसेक्ट बोलते हैं इनको। एक बार एग्जाम में से क्वेश्चन आया विच वन इज इकोनॉमिक इंसेक्ट, तो उसके अंदर हनी बी का ऑप्शन दिया होता है, हनी बी था, बाकी अलग दिए होते। इकोनॉमिक इंसेक्ट कौन से हुए, जो डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट देते हो, जैसे हनी बी, लेक इंसेक्ट और सिल्कवर्म, ये अपने लिए इकोनॉमिक इंसेक्ट माने जाते हैं। उसके अलावा अपने लिए पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, प्रेडेटर हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, वीड किलर हो सकते हैं, ऐसे अपने लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉप प्लांट को डैमेज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वेक्टर के फॉर्म में डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हो। तो इस प्रकार से अपने लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और इंसेक्ट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे स्टोरेज के अंदर डैमेज करते हो। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जो क्या करते हैं, स्टोरेज के अंदर डैमेज करते हैं। स्टोर्ड ग्रेन होते हैं, कई बार अपने देखते हैं उनके अंदर बहुत सारी इंसेक्ट्स आते हैं, वो भी एक प्रकार का डैमेज है। तो इस प्रकार से इंसेक्ट्स में भी हार्मफुल और इंसेक्ट में भी बेनिफिशियल। अब यहां से ये तो कहानी समझ में आ गई कि सर इंसेक्ट का पता चल गया, व्हाट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी बेनिफिशियल हार्मफुल, ये सब कहानी पता चली एक बार बेसिक इंसेक्ट्स के बारे में। अब अगर बात करें, सेकंड वर्ड आता है अपने पास में पेस्ट। तो पेस्ट को समझते हैं, व्हाट इज पेस्ट, बताओ देखिए पेस्ट किसको बोलोगे आप, व्हाट इज पेस्ट, किसको बोलोगे पेस्ट? हाँ, ऑल इंसेक्ट्स आर पेस्ट, ऑल पेस्ट आर इंसेक्ट, दोनों ही सेंटेंस गलत है। सभी इंसेक्ट्स पेस्ट नहीं हो सकते और ना सभी पेस्ट इंसेक्ट हो सकते, ये तो हिंट दी मैंने आपको। अब इसके अकॉर्डिंग आप बताओ, पेस्ट कोज इकोनॉमिक डैमेज टू क्रॉप, बट व्हाट इज पेस्ट, कौन डैमेज करेगा क्रॉप को? ये तो अपने बोल रहे हैं कि क्रॉप को डैमेज करेगा, लेकिन कौन? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन की इकोनॉमिक्स को लॉस करते, हाँ ठीक है कुछ हद तक, तो अपने क्या बोल सकते हैं, पेस्ट। पेस्ट मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स दे मे बी इंसेक्ट, दे मे बी माइट, दे मे बी रोडेंट्स, दे मे बी स्नेल, स्लग्स, फंगस। फंगस अपने बैक्टीरिया तो अपने पैथोजन में काउंट करते हैं, है ना। दे मे बी इवन वीड्स, वीड भी हो सकते हैं, वीड प्लांट भी हो सकते हैं। दे मे बी निमेटोड्स, निमेटोड्स, दे मे बी बर्ड्स, और जो अपने आवारा पशु घूमते हैं वो भी हो सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग खुद हो सकता है पेस्ट, क्यों नहीं हो सकता? क्या बोला, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस टू ह्यूमन बीइंग और देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज पेस्ट। यानी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नेचर के अंदर जीवित जीव है, अगर वो मनुष्य को या ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी को या मनुष्य ह्यूमन बींग्स को इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट के अंदर मैंने आपको बोला इंसेक्ट, निमेटोड्स, रोडेंट्स, है ना, बर्ड्स, है ना, स्नेल, स्लग्स, ये कोई भी एनी लिविंग, इवन वीड्स, वीड भी पेस्ट के अंदर आते हैं। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज पेस्ट। अब ये तो पता चला पेस्ट के अंदर कौन हो गया, पेस्ट के अंदर दे में भी इंसेक्ट, दे में भी रोडेंट्स, रोडेंट्स हो सकते हैं, चूहे गिलहरियां होती हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर। और क्या हो सकते हैं, और इसके अंदर स्नेल, स्लग आ सकते हैं, स्नेल आ सकते हैं, स्लग आ सकते हैं। इसके अलावा निमेटोड्स आ सकते हैं, निमेटोड्स आ सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा बर्ड्स हो सकते हैं, पक्षी बहुत बार क्रॉप के अंदर डैमेज करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा अपने ह्यूमन बीइंग खुद हो सकता है, वीड्स हो सकते हैं, इवन वीड्स हो सकते हैं, वीड प्लांट हो सकते हैं, कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचर के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टी या उसको इकोनॉमिक लॉस दे रहा है तो वो कौन होगा, पेस्ट होगा, है ना। पेस्ट को अपने हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं नासी जीव। नासी मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, जीव मतलब एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है नुकसान पहुंचाता है उसको क्या करते हैं अपने पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट वर्ड अपने को समझ में आया, आगे काम आएगा अपने, पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट के बारे में पूरे बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज पेस्ट। अब पेस्ट पता चला, फिर एक वर्ड अभी अपने और देखा, कौन सा, इंसेक्ट पेस्ट। मतलब क्या हुआ,
हाँ हाँ, इंसेक्ट जो कि पेस्ट है, एनी इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो पेस्ट है, पेस्ट मतलब जो इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, यानी यहां पर तो क्या है, पेस्ट के अंदर तो एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जहां इंसेक्ट पेस्ट वर्ड लग गया वहां मतलब हार्मफुल इंसेक्ट, कौन होगा, हार्मफुल इंसेक्ट। तो अपने इंसेक्ट पेस्ट को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हार्मफुल इंसेक्ट। कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट है तो उसके आगे लगा दिया पेस्ट, तो ये बन गया इंसेक्ट पेस्ट। आगे आप पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ऐसे इंसेक्ट्स का मैनेजमेंट जो अपने को क्या कर रहा हो, इकोनॉमिक लॉस कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में एक वर्ड अपने अभी पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, पेस्टिसाइड। क्या हुआ, व्हाट इज पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने वाले। अब पेस्ट कौन है, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंट्स को किल करने वाले रोडेंटिसाइड्स, स्नेल्स को किल करने वाले मोलस्किसाइड्स, निमेटोड्स को किल करने वाले निमेटिसाइड्स, और उसके बाद वीड को किल करने वाले वीडिसाइड। एनी केमिकल्स, कोई भी केमिकल अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन में काम में ले रहे हो, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी केमिकल अगर आप अप्लाई कर रहे हो फील्ड के अंदर, तो वो सभी के सभी क्या है, पेस्टिसाइड। उनको एक टर्म में क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। आप बहुत बार पढ़ते हैं पेस्टिसाइड वर्ड, तो उसका मतलब क्या है, तो पेस्टिसाइड वर्ड, पेस्ट का मतलब डैमेज करने वाला ऑर्गेनिजम्स है, साइड्स का मतलब जो किल करने वाले, पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। और पेस्ट कोई भी हो सकता है, तो मतलब पेस्टिसाइड भी इन सभी को मिला के, इंसेक्टिसाइड है, रोडेंटिसाइड है, मोल्स्किसाइड्स है, निमेटिसाइड्स है, वीडिसाइड है, ऐसे जो भी केमिकल्स आप नेचर ये अपने फील्ड में काम में लेते हो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए या पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उन सभी को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब जैसे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए काम में लोगे, तो उसका तो सिंपल सी बात है कि क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड। तो आप ये बोल सकते हो कि इंसेक्टिसाइड इज ए पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है। इंसेक्ट्स क्या है, पेस्ट है, और पेस्ट को किल करने वाले पेस्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड भी क्या है, एक प्रकार का पेस्टिसाइड है। तो ये बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए, बार बार आगे अपने काम आएगी पूरे कोर्स के अंदर, है ना। इंसेक्ट वर्ड काम आएगा, इंसेक्ट पेस्ट काम आएगा, पेस्टिसाइड काम में आएगा, पेस्ट वर्ड काम में आएगा, ये सब चीजें अपने बार बार आगे काम आएगी। तो अभी अपने को बेसिक पता चला कि व्हाट इज इंसेक्ट, व्हाट इज पेस्ट, व्हाट इज इंसेक्ट पेस्ट, है ना। ये बेसिक चीजें अपने को दिमाग में रहनी चाहिए। पेस्ट क्या हुआ, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने को इकोनॉमिक लॉस दे रहा हो, ठीक है। इंसेक्ट, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आर्थ्रोपोड्स विच हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स नॉन एज इंसेक्ट। उसके बाद में और भी बहुत सारे कैरेक्टर आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक है। उसके बाद में पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड एनी केमिकल्स विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट फ्रॉम पेस्ट इज नॉन एज पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है जो अपने को पता होनी चाहिए, बाकी आगे डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। अब अपने बेसिक आते हैं शुरू से, एंटोमोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी। एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर ही इंसेक्ट्स की स्टडी करता है, क्योंकि इंसेक्ट्स भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, लाइव ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जूलॉजी। तो वैसे तो जूलॉजी है, लेकिन अपने क्या करेंगे, अपने एग्रीकल्चर इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे, इसलिए अपने बोलते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो एंटोमोन इंसेक्ट है, एंटोमोन का मतलब इंसेक्ट है, और लोगोस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। और वैसे एंटोमोलॉजी, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी माना जाता है वो विलियम किर्बी को माना जाता है ना। तो ये अपने इस प्रकार से बेसिक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपने एंटोमोलॉजी के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। इसको एक बार नोट कर लो यहां से, वो पहले की चीजें अपने समझने की थी, एक बार दिमाग में रखना है कि कहानी है क्या, मतलब आगे पूरे कोर्स में अपने क्या पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, वो बेसिक डिटेल थी थोड़ी, जो कि अपने आगे बार बार काम आएगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आए, कहीं कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपके एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था। एंटोमोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। आप लोगों के पास सिलेबस है, सभी के पास है ना सिलेबस, सिलेबस की हार्ड कॉपी। हाँ, कई तो मोबाइल में लेके घूमते, वो वाला नहीं, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, है ना। कोई भी एग्जाम की तैयारी करे ना, उसका सबसे पहला रूल होता है कि उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और दूसरा
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस एग्जाम से रिलेटेड या उस वैकेंसी से रिलेटेड पुराने जो भी एग्जाम हुए उनके पेपर आपके पास होने चाहिए। ये दो चीजें हमेशा आपके पास हार्ड कॉपी में रहनी चाहिए, उसका बहुत बेनिफिट होता है। उसका अपने जो पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के तरीका के क्या होना चाहिए, अपना कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, है ना। और कहीं अपने ज्यादातर क्या करते हैं आजकल, देखते हैं अपने तैयारी करते हैं कोई वैकेंसी की, तो यहाँ तो चलो अपने इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है तो इस हिसाब से यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो जनरली अपने क्या करते हैं, जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई एक बुक उठा लेते हैं, एग्रीकल्चर की बाजार में खूब सारी गाइड मिलती है, एक बुक उठा ली, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ दिया कि क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं किसकी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो देखा ही नहीं। अब उस बुक में ऐसी भी चीजें होगी जो आपके हो सकता है सिलेबस में भी नहीं हो, लेकिन आपने पूरी बुक को पढ़ा, उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो सिलेबस पहला पास में होना जरूरी है। जो भी टॉपिक आप पढ़े सिलेबस में अंडरलाइन करते हुए पढ़े, सिलेबस का ये वाला टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा टॉपिक उठाए, फिर कंप्लीट, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो पूरा पूरा सिलेबस आपने पढ़ा, जैसे एंटोमोलॉजी का सिलेबस जाके पढ़ा कि क्या क्या सिलेबस में देखते हैं। अब सिलेबस पढ़ा तो पढ़ने के बाद में अब अपने क्या करना है, अब अपने खोलना है पेपर पुराने, उस पेपर के अंदर की कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पूरे सिलेबस में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पता चला कि एक स्पेसिफिक पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो उस पार्ट को ज्यादा वेटेज दे, बाकी को थोड़ा कम पढ़े। तो इस तरीके से आपके पास अगर पुराने क्वेश्चन और पेपर होते हैं तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उससे अपना माइंडसेट एक क्लियर होता है कि हाँ अपने को करना क्या है और कितना करना है। नहीं तो क्या करते हैं, अपने वो अंधे की तरह पढ़ते जाते क्या कर रहे हैं, बोले तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं वो नहीं आइडिया। तो कुल मिला के आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होना जरूरी है, पेपर और सिलेबस की हार्ड कॉपी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसमें क्या मिलता है आपको, थोड़ा बेनिफिट मिलता है ना। बाकी यहाँ जो अपने पढ़ेंगे, जितना मैटर अपने पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बोला कि 100% है कि इसी में से क्वेश्चन बैठ जाएंगे, ठीक है। कोई एक आधा एक को क्वेश्चन होगा तो ये मान के चलना कि अगर आपको नहीं आ रहा ना तो किसी दूसरे को भी नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। इतने विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आप पुराने पेपर उठा के देखो तो भी आपको लगे वो बेसिक चीजें है, उसमें कोई ज्यादा घुमा फिरा के, नाम एओ फर्स्ट ग्रेड बड़े बड़े नाम है, लेकिन बड़े बड़े नाम है तो उसमें सिलेबस एमएससी वाला ही आता है, और जो एओ है तो एओ में सिलेबस है वो बीएससी वाला आता है बेसिक सा। उसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपने आईएसआई आरएस जैसे इतना कोई बड़े पेपर होते हैं। जो मार्जिन रहता है ना, जो वो मार्जिन रहता है, वो जो पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो 20 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है, और वो उस बच्चे के सिलेक्शन होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, जिसने सभी पूरी गाइड रट ली, एक रट दी, दो रट दी, तीन रट दी, सब गाइड रट ली, वो बच्चे वो क्वेश्चन मिस कर जाते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बन के आया है। तो सिलेबस इसीलिए अपने पास में जरूरी होना होता है। बाकी ऐसा कोई बड़ा भारी पेपर नहीं होता है, ये वो 10-20 क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं आपके कि उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में मान लो कि ऐसा अपने 70 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चा सब करते हैं। 70 क्वेश्चन तो पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेता है, हर कोई तो नहीं करता। हर कोई तो ऐसा है कि जो बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है जिसने, वो हर कोई है तो वो 30-40 क्वेश्चन कर पाता है। जिसने कभी किताब ही नहीं उठाई वो 30-40 क्वेश्चन कर लेगा अपने नॉलेज से, बीएससी का एमएससी की नॉलेज है उससे। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है, वो 70 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। अब उससे ऊपर की अगर बात करें तो वो जो 5-7-10 क्वेश्चन होते हैं वो आपका वो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, और वो वही बच्चा कर पाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसने स्टडी की हो। मन मर्जी में जो कुछ पढ़ा हो तो उसका मामला बैठता नहीं है। और उसके साथ में ओनली सिलेबस पे डिपेंड नहीं रहना, पुराना एग्जाम भी देखने, पुराने पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए है ना, कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल तक पढ़ो, उससे आगे भी नहीं जाना। कई बार क्या होता है बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगते हैं, नाम आ गया एओ का कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट है, हाई फाई पेपर आएगा, है ना, तो वो जरूरी नहीं है, बहुत बेसिक पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है ना। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है तो वो अपने ऐसा मान के चलना है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है पूरा सिलेबस तो कि ये मेरे को नहीं आ रहा, मतलब किसी को भी नहीं आ रहा, पर वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब नॉलेज होता है तभी आता है। जो नॉलेज नहीं है तो फिर वो दिक्कत होती है। कॉन्फिडेंस है वो नॉलेज के साथ आता है, नॉलेज हर चीज का होना जरूरी। अब अपनी बात करें इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे एंटोमोलॉजी की मैंने आपको बात की, तो एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री को देखें, एंटोमोलॉजी के इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स की अपने हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई, यानी इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर इंसेक्ट सबसे पहले कब देखे गए, है ना। तो ये पूरी जो अपने इवोल्यूशन हुआ है इसको डिफरेंट एराज में डिवाइड किया गया। तो उसके अंदर अगर इंसेक्ट्स की आप देखोगे तो इंसेक्ट सबसे फर्स्ट इंसेक्ट है वो अपने को कब देखने को मिला था, वो पहले जो एक एरा आता है जिसमें अपने बोलते हैं 245 टू 540 जो अपने इस ईयर, इससे पहले की अगर एरा की बात करें या इस बीच में जो एरा है इसके बीच में अपने को देख रहे हो आप 360 के पास में क्या हुआ था, अपने को फर्स्ट इंसेक्ट देखने को मिला था। यानी नेचर के अंदर इंसेक्ट्स कब आए उसकी बात करें अपने, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप देखोगे इंसेक्ट्स क्या आर्थ्रोपोड्स है,
तो क्या सर आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स ही पहले आए थे क्या? नहीं, इंसेक्ट से पहले तो अदर आर्थ्रोपोड्स थे, इंसेक्ट से पहले तो अदर आर्थ्रोपोड्स भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड कब आता है? ये 5042 445 अपने ईयर्स अगो पहले का आता है, लेकिन उसके बाद में अगर बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट है वो कब आए? 350 to 500 मिलियन ईयर अगो ये अपने इंसेक्ट्स का ओरिजिन माना जाता है। और इसमें भी अगर बात करें अपने इंसेक्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड में वही टाइम पीरियड अपने 445 to 335 मिलियन ईयर्स अगो, ये अपने डिवोनियन पीरियड है किसका? पैलियोजोइक एरा का। जो अभी मैंने आपको बताया कि इस एरा, ये जो पैलियोजोइक एरा है इसको डिफरेंट अपने पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। उन पीरियड्स में से जो डिवोनियन पीरियड है उसके अंदर किसको देखा गया था? इंसेक्ट्स को देखा गया। तो इंसेक्ट का ओरिजिन कौन से एरा में माना जाता है? तो ये पैलियोजोइक एरा में माना जाता है। और पैलियोजोइक एरा का भी अगर आपसे पीरियड पूछ ले कि कौन से पीरियड में इंसेक्ट का इवोल्यूशन हुआ था, तो डिवोनियन पीरियड के अंदर माना जाता है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना। ये तो आपके नॉलेज के लिए है कि सर इस एरा में कितने ईयर्स को काउंट किया जाता है। बाकी जनरली जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोड्स का ओरिजिन कब हुआ, तो आप बोलेंगे कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुआ था। और अपने इंसेक्ट्स का ओरिजिन कब हुआ था, तो वो डिवोनियन पीरियड के अंदर हुआ था। तो ये आपको बेसिक चीजें, दो चीज यहां से याद रखनी। इवोल्यूशन से अगर हिस्ट्री पूछे कि इंसेक्ट्स कब से नेचर के अंदर सबसे पहले देखे गए थे, आर्थ्रोपोड्स कब देखे गए, और उसमें बाद में इंसेक्ट्स कब देखे गए थे। तो आर्थ्रोपोड्स पहले देखे गए थे ये कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, और उसके बाद में इंसेक्ट्स कब देखे गए थे? डिवोनियन पीरियड के अंदर। उसके बाद में आता है सबसे पहला फॉसिल। फॉसिल यानी अपने सबसे पहला जो अपने फॉसिल को क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर? फॉसिल का मतलब पुराने जो इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिनको अपने जहां अपने को कहीं मिलते हैं, ये नेचर के अंदर इनके अवशेष मिलते हैं। फॉसिल मतलब अवशेष, है ना, अवशेष मिलते हैं। कई बार तो क्या होता है, आप देखते हैं चट्टानों के बीच में कुछ चीजें मिली हुई है, जैसे ये आप अपने सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं कि कहीं खुदाई हुई तो वहां पर ये अपने मूर्तियां मिली, कहीं पर कुछ मिला, कहीं पर कुछ मिला, है ना। तो इसी प्रकार से इंसेक्ट्स का सबसे पहले फॉसिल मिला था, कि सबसे पहले फॉसिल इंसेक्ट का, कि हाँ उस एरा में ये किसने बताया। तो फॉसिल देख के तो बताएंगे कि फॉसिल मिला, कुछ उसके अवशिष्ट मिले, तो वहां के कहाँ मिले? कहीं पत्थरों के बीच में मिले, कहीं पर पत्थरों के ऊपर कुछ अपने उनके जो अपने स्टोन्स होते हैं, स्टोन के ऊपर कहीं प्रिंटिंग मिली उसकी, किसी की विंग्स की प्रिंटिंग मिली, किसी के लेग्स के मिले कुछ पार्ट, है ना, किसी के अपने जो नहीं आते प्लांट्स का जो गम निकलता है, उन गम के अंदर भी कई इंसेक्ट्स होते हैं जो प्रिजर्व रह के रह गए, है ना। तो वो पुराने टाइम के कहीं पड़े हुए थे, वो को मिले। तो फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट इंसेक्ट की बात करें, अर्लीस्ट नॉन फॉसिल इंसेक्ट है वो राइनियला प्रिकर्सर। ये एक इंसेक्ट है जो कोलम्बोला ऑर्डर के अंदर आता है। डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं इंसेक्ट्स के, आगे पढ़ेंगे अपने। इंसेक्ट्स को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया? 29 ऑर्डर्स में। उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर आता है कोलम्बोला, जिसका इंसेक्ट टाइप उसको सबसे पहले फॉसिल के फॉर्म में रिपोर्ट किया गया था। यानी सबसे पहला फॉसिल इंसेक्ट कौन सा मिला था, तो आपको याद रखना है राइनिला प्रिकर्सर, ये कोलम्बोला ऑर्डर का था। और ये किस स्कॉटलैंड में मिला था सबसे पहले? इर्सेट और मोलिक ने 1926 के अंदर सबसे पहला फॉसिल देखा था, किसका? इंसेक्ट का। फॉसिल यानी एक प्रकार से अवशेष बोल सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं प्रिजर्व्ड रह गए, नेचुरली प्रिजर्व्ड रह जाते हैं बहुत सारे। जैसे आप सभ्यता वगैरह ये जो पढ़ते हैं, इनके अंदर आप पढ़ते हैं कि खुदाई के अंदर जब अपने उनकी करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपने इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि उस टाइम के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से रहते थे, है ना, कैसी इनकी नेचर होती थी, क्या होती थी। इसी प्रकार इंसेक्ट्स का भी अपने फॉसिल मिला था, इंसेक्ट्स भी अपने मिला था। जैसे कहीं चट्टान के ऊपर प्रिंटिंग मिल गई, कहीं गम के अंदर नेचुरली प्रिजर्व्ड मिल गया, इस प्रकार से इंसेक्ट्स मिले थे। तो उसमें सबसे फर्स्ट इंसेक्ट जो मिला था वो अपने इर्सक और मोलिक ने 1926 के अंदर रिपोर्ट किया। तो जो कोलम्बोला ऑर्डर का इंसेक्ट था राइनिला प्रिकर्सर था। ये अपने क्या बात कर रहे हैं? ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री मतलब एक प्रकार से इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। आर्थ्रोपोड्स का कब हुआ, इंसेक्ट्स का कब हुआ, और इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन हुआ। तो इंसेक्ट्स नेचर के अंदर अपने प्रिजर्व फॉर्म में अपने को कब मिले, सबसे पहला फॉसिल कौन सा था, उन सब के बारे में अपने बात कर रहे हैं। इसी के साथ में हिस्ट्री के अंदर अगर आगे कंटिन्यू करें अपने, तो ये फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट, भाई जनरली क्या था, इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स थे, लेकिन सब इंसेक्ट्स में नहीं थे। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर विंग्स नहीं थे, आज भी है जिनके अंदर विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको इंसेक्ट क्लास में काउंट किया जाता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट है, ठीक है। तो नेचर के अंदर पहले जब इंसेक्ट रिपोर्ट किए गए सबसे पहले, जैसे कोलम्बोला था, तो कोलम्बोला के अंदर विंग्स होते ही नहीं है। कोलम्बोला ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो विंग्स नहीं होते। तो सबसे पहला जो अपने विंग्ड इंसेक्ट आया, सबसे पहला विंग्ड इंसेक्ट, वैसे नॉर्मल इंसेक्ट्स की बात करें वो तो पहले रिपोर्ट किया गया, लेकिन सबसे पहला विंग्ड इंसेक्ट और फाइटोफेगस इंसेक्ट, फाइटोफेगस मतलब
फाइटोन मतलब प्लांट, फेगस मतलब फीड करने वाले, ऐसे इंसेक्ट्स जो प्लांट को फीड करते हो। फर्स्ट विंग्ड यानी जिसमें विंग्स होंगे, फर्स्ट फाइटोफेगस जो प्लांट्स को फीड करते होंगे, उन इंसेक्ट्स का ओरिजिन माना जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। कार्बोनिफेरस पीरियड आप देखोगे तो ये बेसिकली डिवोनियन पीरियड के बाद की बात है। डिवोनियन पीरियड के बाद में कार्बोनिफेरस पीरियड आया और उसके अंदर क्या मिला, फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट मिला और साथ में फाइटोफेगस इंसेक्ट्स मिले। यानी फाइटोफेगस इंसेक्ट सबसे पहले कब आए नेचर के अंदर, प्लांट्स को फीड करने वाले इंसेक्ट नेचर में सबसे पहले कब आए, वो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर आए। और उसी पीरियड के अंदर विंग्ड इंसेक्ट आए। विंगलेस तो पहले ही मिल गए थे अपने को, लेकिन विंग्ड इंसेक्ट है वो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर मिले। उसके बाद में हाईली एडवांस इंसेक्ट, हाईली एडवांस जिनमें वेल डेवलप्ड विंग्स हो, है ना, वेल डेवलप्ड जेनिटेलिया, वेल डेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, ये सब हाईली डेवलप्ड जो इंसेक्ट होते हैं, जिसे फॉर एग्जांपल लेपिडोप्टेरा है, डिप्टेरा है, ये जो ऑर्डर्स के इंसेक्ट होते हैं, इनका इवोल्यूशन कब माना जाता है, मेसोजोइक एरा के अंदर माना जाता है, जो कि सबसे रिसेंट एरा माना जाता है। मेसोजोइक एरा के अंदर इनका इवोल्यूशन माना जाता है। तो ये एक प्रकार से इवोल्यूशन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कौन से एरा के अंदर इंसेक्ट्स को नेचर के अंदर सबसे पहले देखा गया और कौन से इंसेक्ट्स को देखा गया, वो बेसिक बातें अपने को एक बार पता होनी चाहिए। इसके अगर आपसे हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार नोट कर लें, यहीं से नोट कर लो। हेडिंग लगाओ तो लगा लेना ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट, ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट, और उसके आगे ही नोट कर। नोट कर लिया? इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर है जो वो जरूर डाउनलोड करके उनके हार्ड प्रिंट ले लेना ना। प्रीवियस ईयर के ऐसा नहीं है कि अगर आप डब्ल्यू के एग्जाम दे रहे हो सिर्फ डब्ल्यू के करो, या एओ का दे रहे हो सिर्फ एओ के,
उसमें जो भी जनरल एग्रीकल्चर के एग्जाम चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड हो, एओ, डबल एओ, है ना, जो एग्रीकल्चर एग्जाम आरबीएससी के या अपने आरपीएससी ने करवाए हैं वो सभी एग्जाम की प्रिंट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं घुमा फिरा के। कभी थोड़ा डबल एओ के अंदर थोड़ा उसी क्वेश्चन को डीप लेवल में ले जाते हैं और एओ के अंदर थोड़ा बेसिक पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही आते हैं। तो वो पेपर अगर जब आपके पास होंगे, उन पेपर को आप पढ़ोगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अभी की कंडीशन के हिसाब से, मतलब बिना कुछ तैयारी किए हुए हम कहां तक है, अभी अभी कितना पेपर सोल्व कर पा रहे हैं, वो भी आइडिया लगेगा थोड़ा सा। हो सकता है आप 20-30 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर पा रहे हो, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि 30 क्वेश्चन तो अपने बिना पढ़े ही सोल्व कर लिए, है ना। तो उस तरीके से धीरे धीरे आपको आइडिया लगता है फिर कि कितना डेप्थ में अपने को पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़ने की जरूरत है अभी। तो पेपर आप सभी के पास में होने चाहिए। ये लगभग अपने 2014 से लेके 2014 से लेके अभी तक के इन वैकेंसीज, इन ईयर्स के बीच में जो भी वैकेंसीज के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एओ, डबल एओ, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, वो सब पेपर आपके पास होने चाहिए। तो यहां तक की कहानी अपने पढ़ेगी, यहां तक अपने को ये समझ में आ गया कि इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का ओरिजिन कैसे हुआ है और अपने कौन से एरा के अंदर इंसेक्ट्स का ओरिजिन हुआ है। अब उसके बाद में आगे की अगर बात करें अपने, तो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री, अगर मॉडर्न एंटोमोलॉजी की बात करें कि लेटेस्ट में एंटोमोलॉजी कहां से शुरुआत हुई है, तो वो शुरुआत आती है 1758 से। आप सब लोग जानते हैं 1758 के अंदर क्या हुआ था। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, एक बुक पब्लिश की थी, सिस्टेमा नेचुरे, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दिया था, और साथ में उन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में उसमें बताया था। ठीक है, ये बताया बेसिक। और इसी के अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ज्यादा टफ लेवल से आपसे पूछ ले तो, कि सिस्टेमा नेचुरे उसका 10th एडिशन आया था कब, 1758 के अंदर। लेकिन एग्जाम वाला अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टेमा नेचुरे का फर्स्ट एडिशन कब आया था, ये कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन। एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिस्टम ऑफ नेचर का 10th एडिशन का पब्लिश हुआ 1758 में, जिसके अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था। लेकिन उसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, एडिशन समझ रहे हैं, एडिशन मतलब अपडेट करके बार बार बुक्स आती है, उसी को एडिशन बोल रहे हैं। 10th एडिशन आया वो तो कब पब्लिश हुआ था, 1758 के अंदर। लेकिन इसका फर्स्ट एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन इसका आ गया था, फर्स्ट एडिशन की अगर बात करें तो फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1735 के अंदर। कब आया था, 1735। फर्स्ट एडिशन 1735 में आया, लेकिन 10th एडिशन जिसके अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंक्लूड किया गया था, वो कब आया था, 1758 के अंदर आया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानते हैं सब लोग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब जीनस और स्पीसीज से क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, जीनस और स्पीसीज। और क्या जानकारी है इसके बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और भी कोई रूल रेगुलेशन होते हैं इसके, ये इतना ही होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है तो फर्स्ट लेटर जीनस होगा, सेकंड स्पीसीज होगा, अंडरलाइन करना होता है। अंडरलाइन तो आप हैंड रिटन है तो करना होता है, वैसे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर टर्म कुछ, अगर आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो क्या किस फॉर्म में लिखते हैं उसको, इटालिक में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, इटालिक फॉर्म में लिखते हैं उसको। ठीक है, और क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसको तो अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग, स्पीशीज को अलग, लेकिन टाइप कर रहे हैं तो इटालिक के अंदर आएगा। और क्या होता है, और क्या, और क्या अपने चीजें ध्यान रखनी होती है एक साइंटिफिक नेम लिखते टाइम, साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्या इंग्लिश होती है क्या वो, जैसे ये लैंग्वेज है, ये इंग्लिश है क्या, कहाँ गया वो, ये इंग्लिश है क्या, इंग्लिश होती तो इसका मतलब तुम्हें पता होता, ये सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला एलिकोवर्पा, अब ये इंग्लिश होती तो एलिकोवर्पा का कुछ ना कुछ मीनिंग होता, अपने इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं कहीं मिलता है एलिकोवर्पा, मिलता है क्या, तो इंग्लिश तो नहीं है, अदर लैंग्वेज है कोई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल।
साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? इसकी बात नहीं कर रहा कोई भी, आप हॉर्टिकल्चर से क्रॉप, फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल्स है, उनके साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, वो भी उसी लैंग्वेज के अंदर है। हाँ चलो सोचना बताना फिर इसके बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ नेचर के बारे में पता चला। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नेचर जो बुक है ये अपने, इसका 10th एडिशन आया था, वो 1758 के अंदर आया था, और ये किसने लिखी थी? ये अपने कार्ल लिनियस ने इसके बारे में बताया या इसको पब्लिश किया था। उसके साथ में अगर बात करें, फिर ये अपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने स्टार्ट हुई कब से? 1758 से। उसके बाद में ईयर आता है 1901, ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं अपने। 1901 के अंदर क्या हुआ था? 1901 के अंदर अपने एलडी नाइसविल है, उनको क्या किया गया था? फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट रिपोर्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलडी नाइसविल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था, वो कौन थे? एलडी नाइसविल। उसके बाद में आता है 1903। 1903 के अंदर एक साइंटिस्ट थे लेफ्रॉय। लेफ्रॉय बिकम फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट हु रोट इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ, यानी ये 2 बुक लिखी थी लेफ्रॉय ने, और इनको क्या किया गया? इनको फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट अपने बनाया गया था। फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कब बनाया गया? 1903 के अंदर। तो लेफ्रॉय के बारे में याद रखना है। फर्स्ट इंपीरियल पूछे फिर तो कौन? लेफ्रॉय, और फर्स्ट इंडियन पूछे तो कौन? एलडी नाइसविल। दोनों आपको याद रखना है। इसी प्रकार से इस हिस्ट्री को और आगे देखेंगे तो फिर एक ये रहता है 1912। 1912 के अंदर क्या हुआ था? प्लांट क्यूरेंटाइन एक्ट आया था। प्लांट क्यूरेंटाइन एक्ट, अब प्लांट क्यूरेंटाइन होता क्या है? प्लांट क्यूरेंटाइन एक्ट तो मतलब एक प्रकार का कानून बनाया गया था, लेकिन प्लांट क्यूरेंटाइन एक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, दूसरे प्लांट से अलग रखना। जिसे कोरोना में क्वारंटाइन कर रहे थे, एक मरीज को दूसरे मरीज से दूर ले जा रहे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्वारंटाइन क्यों कर रहे थे? वायरस को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए। तो अपने क्या बोल सकते हैं? प्लांट क्वारंटाइन में ये बोल सकते हैं किसी भी प्लांट की डिजीज या इंसेक्ट को उन एरियाज में स्प्रेड होने से रोकना जहां पर वो पहले से नहीं हो, उसके लिए कोई लीगल एक्शन लेना, वो क्या होता है? प्लांट क्वारंटाइन होता है। और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912 के अंदर बनाया गया था, 1914 के अंदर, जिसको आप प्लांट क्वारंटाइन एक्ट बोलते हैं। फिर आया 1914। 1914 के अंदर फिर एक एक्ट बनाया गया जिसको आप बोलते हो डिप्पा, शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? डिप्पा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, ये याद रखना है, 3 Feb 1914 डिप्पा। कई बार डिप्पा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये भी एक एक्ट बनाया गया था। उसके बाद में 1916 के अंदर क्या हुआ था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं जेडएसआई। जेडएसआई को एस्टेब्लिश किया गया। जेडएसआई की स्थापना की गई थी कब? 1916 के अंदर। ये भी आपको याद होना है। उसके बाद में आता है फिर 1921, जिसके अंदर क्या हुआ था? इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी कब एस्टेब्लिश की गई? 1921 के अंदर। ये हिस्ट्री के बारे में, बेसिक एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने कल की क्लास में नोट करेंगे, लेकिन कल के लिए आपके ये क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ, साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज में होता है? होमवर्क भी होना चाहिए थोड़ा सा ना, तो घर जाके देखना। और अभी जो, हाँ कौन सी होती है? लेटिन। हाँ लेटिन होती है, तो इतना सोच के क्या बोल रहे हो? वो तो पता है ना, लेटिन अपने लेटिन लैंग्वेज के अंदर ही लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम का रूल यही होता है, साइंटिफिक नेम को हमेशा लेटिन में लिखा जाता है। इंग्लिश वर्ड कुछ भी हो, उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले लेटिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेटिन में उसका मीनिंग क्या बनता है वो आपको फिर नाम के अंदर देना पड़ेगा। मतलब नाम लिखेंगे वो लेटिन के अंदर ही होगा, है ना। तो लेटिन वर्ड का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसा नाम ऐसे ही नहीं दिए जाते। नाम दिए जाते हैं या तो कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट का नाम दिया तो उसका नाम या तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देके दिया होगा, लेकिन अपने को लेटिन भाषा में लिखा हो इसलिए पता नहीं चल रहा है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, या कोई जिस एरिया में रिपोर्ट किया गया है उस एरिया के नाम पे दिया गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से उसके कुछ ना कुछ मतलब जो साइंटिफिक नेम ना, उस साइंटिफिक नेम का रिलेशन उस इंसेक्ट के साथ कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन वो अपने को पता नहीं चल रहा क्योंकि वो लेटिन लैंग्वेज के अंदर लेटिन अपने को आती नहीं, है ना। लेकिन जब भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है, आप इंग्लिश नेम पहले डिसाइड करते हैं कि इंग्लिश में इस इंसेक्ट को ये बोलूंगा, तो फिर उसको कन्वर्ट करो लेटिन में, फिर जाके उसका साइंटिफिक नेम बनता है। तो साइंटिफिक नेम लेटिन वर्ड में, लेटिन लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये आज जो भी अपने कहानी पढ़ी है इसको क्या करना, घर जाके थोड़ा देखना, रिवीजन करना इसके बारे में, और फिर आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।